हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक अपने बीएड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सिर्फ उन टॉपिक्स की बात होगी जो जून 2026 एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक आपको नहीं बताया जाएगा ताकि आपका टाइम बचे। तो अगर आप अपना एग्ज़ाम 8 जून को देने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो BES 121, जिसके अंदर हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंदर आपके कुछ ऐसे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर हमें सिर्फ वो क्वेश्चंस पता चल जाएं तो भी हम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़कर भी अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। मेरे पास BES 121, 122 आपके जो भी सब्जेक्ट कोड हैं उन सभी के जो गेस्ट पेपर्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको उस नंबर पे कांटेक्ट करना है और अपने लिए आपके बीएड के गेस्ट पेपर्स को वहां से परचेज कर लेना है। गेस्ट पेपर्स के अंदर आपको जो आंसर्स होंगे वो एकदम शॉर्ट एंड इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, जिसे पढ़कर आप इजीली समझ सकते हो। ओके, सो गाइज, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आप उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन को आप डिवाइड करोगे अलग अलग पार्ट्स के अंदर, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, सिलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन से आपको आते हैं, और देन आप डिसाइड करोगे उसके आंसर्स के बारे में। जो क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो बच्चे होते हैं उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बताना है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं जीन पियाजे, उनके जो व्यूज हैं उनको साथ में आपको लेके चलना है, ठीक है। उनके द्वारा जो बताए गए स्टेजेस हैं सिर्फ उनकी आपको बात करनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि कुछ एक एग्जांपल्स भी देने हैं, जो भी आपका आंसर होगा उसको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो स्टेजेस के साथ साथ हम क्या देंगे, अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए हमें एग्जाम्पल्स भी देने होंगे। तो किस तरीके से हम इस आंसर को लिखेंगे, तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर देंगे जीन पियाजे के बारे में। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, आप वो लिख देना। देन फिर आप उनके 4 स्टेजेस के बारे में बात करोगे। पहली स्टेज होगी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी होगी प्री ऑपरेशनल, तीसरी होगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथी होगी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चारों स्टेजेस को अभी मैं आपको समझाऊंगी एकदम इजी लैंग्वेज में। आपको सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ आपको वो सुनना है, और सुनते सुनते ही आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। ओके, सो जीन पियाजे कौन थे? तो ही वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, डेवलप्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। उन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट की इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज को डेवलप किया। सो अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विद देयर एनवायरमेंट। हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी नॉलेज को धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करता है। जब वो छोटा होता है उसमें इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन समय के साथ जब वो अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है ना, तो क्या होता है, उसका ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। सो ही बिलीव्ड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस एंड ईच स्टेज रिप्रेजेंट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड को समझने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। बच्चे की जो थिंकिंग डेवलप होती है, हर एक स्टेज पे जब उसकी थिंकिंग डेवलप होती है तो वो इस दुनिया को और बेटर तरीके से समझ पाता है। तो यहाँ पे एक सीरीज चलती है, सीरीज में आपके 4 स्टेजेस होते हैं। सो दीज स्टेजेस ऑकर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर एंड ईच स्टेज बिल्ड्स अपॉन द स्किल्स एक्वायर्ड इन द प्रीवियस वन। और जो अगली स्टेज होगी ना, वो पहली स्टेज के बाद अगली स्टेज प्रीवियस से रिलेटेड रहेगी, उसके उसको बेस लेके चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी होगी, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपके बच्चे के पैदा होने से 2 साल तक चलती है। ये पहली स्टेज होती है। इस पीरियड में जो बच्चा है वो वर्ल्ड के बारे में अपनी सेंसेस से सीखता है। जो भी उसके फिजिकल एक्शंस होते हैं, जैसे टचिंग, हियरिंग, टेस्टिंग, इन सभी एक्शंस से सीखता है। देयर थिंकिंग इज बेस्ड मेनली ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। तो ओवरऑल जो हमारी पहली स्टेज है वहां पे हम क्या देखते हैं कि डायरेक्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं उन पे ये बेस्ड है। इस अचीवमेंट का जो एक मेजर स्टेज है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चा 2 साल तक पहुंचता है, तो जब वो छोटा होता है तो उसको लगता है कि कोई चीज मुझे नहीं दिख रही तो इसका मतलब कि वो है ही नहीं। बट धीरे धीरे अब वो ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में सीख जाएगा।
अब उसे पता चल जाएगा कि अगर मुझे नहीं भी दिख रही है फिर भी वो चीज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हम एक इसका एग्जाम्पल दे देंगे। इफ अ टॉय इज हिडन अंडर अ ब्लैंकेट अ वेरी यंग इन्फेंट में थिंक इट हैज डिसअपियर्ड। एक बहुत जो यंग बच्चा होगा उसको लगेगा कि वो डिसअपियर हो गया है, बट एक जो थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाएगा वो धीरे धीरे समझेगा कि वो एग्जिस्ट करता है उस ब्लैंकेट के नीचे। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन ग्रेजुअली लर्न टू कोऑर्डिनेट सेंसरी एक्सपीरियंसेस। सो इस स्टेज में हम क्या देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देते हैं। उनकी जो मोटर एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ पे क्या हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। देन हमारी दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल के बच्चों तक का होता है टाइम पीरियड। ओके, तो यहाँ पे जो है बच्चे का लैंग्वेज, उसका इमेजिनेशन और उसकी सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप होने लग गई है। आप याद करते चलेंगे हर एक स्टेज के अंदर का जो एज है उसके अलावा उसमें क्या क्या चीजें डेवलप हो रही हैं। सो नाउ जो बच्चा है वो क्या करेगा, वर्ड्स, पिक्चर, सिंबल, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना सीख जाता है, आइडियाज को रिप्रेजेंट करना सीख जाता है। हाउएवर देयर थिंकिंग इज स्टिल लिमिटेड इन मैनी वेज। पर हम क्या देखते हैं कि उनकी जो थिंकिंग है वो लिमिटेड रहती है कई तरीकों से, लाइक दे टेंड टू बी ईगोसेंट्रिक। तो उनको पता है क्या होता है, जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं वो ईगोसेंट्रिक बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो दूसरों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दे ऑल्सो फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एट अ टाइम, और एक टाइम पे सिर्फ वो किसी भी सिचुएशन के एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो प्री ऑपरेशन स्टेज में क्या होगा, अ चाइल्ड में यूज अ स्टिक एज अ प्रिटेंडेड स्वॉर्ड ड्यूरिंग प्ले। खेलते समय वो एक स्टिक को एक तलवार की तरह यूज कर सकता है, जो कि उसकी सिंबॉलिक थिंकिंग को दर्शा रहा है कि अब यहाँ पे जो बच्चा है उसकी सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। समझ रहे हो सिंबॉलिक थिंकिंग क्या है, कि जब वो किसी और चीज को कुछ और प्रिटेंड करते हैं। तो अनदर एग्जाम्पल हम ईगोसेंट्रिज्म का दे सकते हैं, व्हेन अ चाइल्ड अज्यूम्स दैट एवरीवन सीज एंड थिंक्स एग्जैक्टली एज दे डू। उसको क्या लग रहा है कि जो दूसरे लोग हैं ना वो भी वैसे ही फील करते हैं, जैसा वो सोचता है, जैसा वो देख रहा है सेम वैसा ही दूसरे भी करते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चे हैं वो स्ट्रगल करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। दे मे बिलीव दैट अ टॉल नैरो ग्लास कंटेन मोर वाटर देन अ शॉर्ट वाइड ग्लास इवन व्हेन बोथ कंटेन द सेम अमाउंट। मतलब सिर्फ वो इस चीज से विश्वास कर रहे हैं कि जो हमें दिख रहा है, जो हम सोच रहे हैं वही सच है। अगर कोई दूसरा भी उनको बताएगा ना कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तो भी वो वहां पे क्या करते हैं कि उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो 2 स्टेजेस हो गई, तीसरी हो गई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो पियाजे ने दिया वो कहते हैं कि अब यहाँ पे बच्चे की थिंकिंग लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है। अब वो वेरियस काइंड ऑफ मेंटल ऑपरेशंस कर सकते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स पे वो फोकस कर सकते हैं। So a key achievement of this stage is the understanding of conservation, which is the realization that quantity remains the same despite change in the shape or appearance. तो अब ये वो समय आ जाएगा जब जो बच्चा है वो समझने लगेगा चीजों को, उसको रियलाइजेशन हो जाएगा कि कुछ भी शेप और अपीयरेंस हो बट क्वांटिटी यहाँ पे सेम रहेगी। यानी कि बच्चे की जो थिंकिंग है दोस्तों वो लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, वो मेंटल ऑपरेशंस को कर पाएंगे, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इफ वाटर फ्रॉम अ शॉर्ट ग्लास इज poured into the taller glass, children at this stage understand that the amount of water remain unchanged, कि यहाँ पे जो वाटर का अमाउंट है वो अनचेंज्ड है। चिल्ड्रन ऑल्सो डेवलप द एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स, arrange them in order and understand the relationship between the different objects। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे समझेंगे, उनको अरेंज करना सीखेंगे, ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करना वो यहाँ पे सीख जाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, अ चाइल्ड कैन अरेंज स्टिक्स फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द लॉन्गेस्ट और ग्रुप एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो डेवलप हो चुकी है स्टेज में, बट इट इज यूजुअली लिमिटेड टू रियल एंड टेंजिबल सिचुएशंस। तो डेवलप तो हो गई है लेकिन क्या है अभी थोड़ी सी लिमिटेड है। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस आप लोग समझ गए हो। सबसे पहले हमारी सेंसरी मोटर स्टेज आई, देन वी हैव प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद हमने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पढ़ा है, और अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल और उससे ऊपर की होती है। So the formal operation stage is the final stage of the cognitive development। अब इस समय
जो एडोलेसेंट है वो डेवलप करता है अपनी एबिलिटी, उसको चीजों को एब्स्ट्रैक्टली सोचना, ठीक है, लॉजिकली और सिस्टमेटिकली चीजों को समझना। नाउ दे कैन कंसिडर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कि अगर अभी ये चीज हो रही है तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि अगर मैंने आज नहीं पढ़ा तो कल क्या क्या मेरे साथ हो सकता है। जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है अपनी रीजनिंग के साथ वो सॉल्व करना यहाँ पे सीख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक टीनेजर जो है वो जस्टिस, फ्रीडम, डेमोक्रेसी जैसे जो आइडियाज हैं अब यहाँ पे उन्हें समझना शुरू कर देगा। वो चीजें जो डायरेक्टली आप छू नहीं सकते हो, ठीक है, जो आपको दिखती नहीं है, जैसे जस्टिस आपको नहीं दिखता ना, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझना सीख जाते हैं। तो एडोलेसेंट ऑल्सो बिकम केपेबल ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, दे कैन फॉर्म हाइपोथेसिस, टेस्ट देम एंड ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। सो इन अ साइंस एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट कैन प्रिडिक्ट आउटकम्स। जब भी बच्चा कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करेगा तो वहां पे उसके क्या क्या आउटकम्स निकल आएंगे, क्या क्या उसमें वेरिएबल्स हैं, चीजों को मतलब रिजल्ट को वो यहाँ पे क्या करेगा, इवेलुएशन यहाँ पे वो सीख जाएगा। तो ये फाइनल स्टेज होता है जहां पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने फ्यूचर के लिए प्लान करना शुरू कर देते हैं, उनकी थिंकिंग क्रिटिकल हो जाती है और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को वो समझते हैं। सो अब यहाँ पे आप पियाजे की थ्योरी का इंपॉर्टेंस लिखोगे कि पियाजे की जो थ्योरी है उसने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है एजुकेशन में, चाइल्ड की साइकोलॉजी में। ये टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स को समझ में आता है कि किस तरीके से जो बच्चा है उसकी थिंकिंग समय के साथ डेवलप हो रही है। सो द थ्योरी emphasizes that children learn best when educational activities are appropriate to their stage of development। तो इम्पॉर्टेंट है देखो कि अगर हमें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पता है तो हम उसी प्रकार की एक्टिविटीज बच्चों से करवाएंगे, उसी प्रकार का व्यवहार उनके साथ करेंगे, ठीक है। सो द थ्योरी ऑल्सो हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लर्निंग, एक्सप्लोरेशन एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस इन कॉग्निटिव ग्रोथ। फिर आप यहाँ पे फाइनली एक कंक्लूजन दे दोगे कि जो ब्याजे की थ्योरी है उसने क्या किया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक ग्रेजुअल प्रोसेस बताया, उसके 4 स्टेजेस के बारे में बताया है और हर एक स्टेज में एक यूनिक वे ऑफ थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग हमें देखने के लिए मिलती है। सो फ्रॉम लर्निंग थ्रू द सेंसेस टू डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एडोलेसेंस में जैसा हो रहा है, तो इन्फेंसी में क्या हो रहा है कि जो बच्चा है वो अपने सेंसेस के द्वारा सीख रहा है, लेकिन एडोलेसेंस में वो अपनी रीजनिंग के द्वारा सीख रहा है, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को वो डेवलप कर रहा है। तो पियाजे की जो थ्योरी है वो हम क्या देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। नाउ अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको डिस्कस करना है जो वेरियस लाइफ स्किल्स हैं, ठीक है, अलग अलग इश्यूज को सॉल्व करने के लिए चाहिए। जब आप एक टीनेजर होते हो, जब आपकी एज 13 से 19 होती है, तो उस टाइम पे आपके लाइफ में काफी सारे इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो एज अ चाइल्ड किसी बच्चे को क्या क्या स्किल्स चाहिए उधर से निपटने के लिए या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो एडोलेसेंस में हम क्या देखते हैं कि ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है। टाइम पीरियड इसका क्या रहता है, हमारा 13 से 19 रहता है। And during this period, teenagers experience many physical, emotional और mental social changes। तो यहाँ पे जो हमारे teenagers हैं उनको काफी सारे changes यहाँ पे face करने पड़ते हैं। लाइक फॉर देयर फिजिकल, उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उनके मेंटल कुछ इश्यूज हो जाते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं। सो दे फेस सेवरल चैलेंजेस। तो इसी वजह से वो यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, काफी सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं। जैसे कि उन पे काफी सारा एकेडमिक प्रेशर होता है, करियर को लेकर कंसर्न्स होते हैं, फ्रेंड्स का पीयर प्रेशर हो गया, फैमिली उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, इमोशनल स्ट्रेस, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे यहाँ पे फेस करते हैं, ठीक है। सो टू हैंडल दीज चैलेंजेस सक्सेसफुली एडोलेसेंट नीड वेरियस लाइफ स्किल्स। तो अब यहाँ पे हम उन सभी लाइफ स्किल्स को एकदम पॉइंट वाइज आसान भाषा में समझेंगे, आपको एक ही बार में सारा याद हो जाएगा कि कौन कौन सी लाइफ स्किल्स हैं जो टीनेजर्स को चाहिए ताकि वो एक बैलेंस्ड लाइफ जी सके। आप ध्यान से सुनना, वन बाय वन आप याद करते जाओगे। तो सबसे पहले होता है कि भाई सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद को समझना, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को समझना, ताकि बच्चों को पता चल सके कि वो कौन है, उन्हें लाइफ में क्या अचीव करना है,
फिर उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। जो टीनेजर्स हैं वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं अपनी स्टडीज को लेकर, फ्रेंडशिप्स को लेकर, फ्यूचर करियर को लेकर। तो दूसरी स्किल हो जाएगी क्या, डिसीजन मेकिंग। पहली सेल्फ अवेयरनेस, दूसरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए कि वो डिफिकल्ट सिचुएशंस को एनालाइज कर पाएं और फ्रस्ट्रेट ना हो। देन उनको कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन एक एबिलिटी होती है, जब आप अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस कर पाते हो केयरफुली, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। इमोशंस को मैनेज करना उन्हें आना चाहिए। जो टीनेजर्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस जैसे कि एंगर, सैडनेस, एक्साइटमेंट, फियर, एंजाइटी, ये सब वो मतलब फेस करते हैं। तो अगर वो ये सीख जाते हैं कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है तो वो काम रह पाएंगे। तो 5 पॉइंट्स याद हो गए, सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। अब ये सब चीजें हो रही हैं तो लाइफ में स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि कभी एग्जाम हो रहा है, कभी एकेडमिक प्रेशर है, तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों में एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरों के बारे में जानना, दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आजकल हम देखते हैं कि टीनेजर्स में कहीं ना कहीं मिसिंग होती है ना। तो अपनी फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में जो है एम्पैथी इंपॉर्टेंट होती है। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग भी होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है वो एबिलिटी जिसमें बच्चे एनालाइज कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं कि जो इंफॉर्मेशन उनको दी जा रही है उसको केयरफुली जानते हैं, पहले सोचते हैं कि क्या ये सच है या नहीं है, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह पे वो विश्वास नहीं करते। देन क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कि वो नए नए इनोवेटिव चीज़ें डेवलप करें, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी एबिलिटी है। देखो, जिस जिस भी टीनेजर में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो लाइफ में चैलेंजेस में हार जाएगा और वो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करेगा और कहीं ना कहीं अपने गोल्स को अचीव वो नहीं कर पाएंगे। फिर होती है टाइम मैनेजमेंट की स्किल। तो टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है। गुड टाइम मैनेजमेंट से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फिर होता है आपका गोल सेटिंग, जिसमें जो एडोलेसेंट हैं वो हार्ड वर्क करेंगे। अगर वो पहले से ही अपने गोल्स को मेंटेन करके रखेंगे, उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स होंगी, तो वो लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, दूसरों को गाइड करेंगे और उससे उनका पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। जब हम एक साथ काम करते हैं तो जो भी एडोलेसेंट बच्चे होते हैं उनको टीम वर्क आना चाहिए, तभी वो दूसरों के साथ काम कर पाएंगे। और आज का समय है डिजिटल वर्ल्ड, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि वो ज़्यादा टाइम जो ऑनलाइन ना बिताएं। डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए जिसमें वो टेक्नोलॉजी को सेफली यूज़ करना जाने, कौन सी इंफॉर्मेशन पे वो रिलाई कर सकते हैं वो उन्हें पता हो। और नो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में जो बच्चे हैं उनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ये होती है कि ये एबिलिटी कि आप कॉन्फिडेंटली नो बोल पाओ। और आई थिंक कि नॉट इन द टीनेज, ये सारी जो स्किल्स हैं ये हमारे जब हम एडल्टहुड में भी जाते हैं तो हमारे अंदर ये सारी स्किल्स होनी ही चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में जो भी हमारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स आती हैं हम उन्हें सॉल्व कर पाए। सेल्फ अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इमोशंस को मैनेज करना, इम्पैथी होना, थिंकिंग से रिलेटेड हो गया क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कॉन्फिडेंस होना, टाइम मैनेजमेंट आना, ठीक है। और एबिलिटी टू से नो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइफ के किसी भी स्टेज में होते हैं हम आप, तो हमें पीयर प्रेशर में कोई भी चीज़ें नहीं करनी है। सो इन द फाइनल कंक्लूजन हम समझ चुके हैं कि जो लाइफ स्किल्स होती हैं वो एडोलेसेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एडोलेसेंट में क्या होता है कि काफ़ी सारे मॉडर्न लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। तो ये सारी जो स्किल्स हैं वो हमें एक रिस्पॉन्सिबल और सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनने में हेल्प करती हैं। ओके, सो नाउ अगला जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपको सोशलाइजेशन टर्म के बारे में बताना है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका 2023 में भी पूछा गया था और जून 2025 में भी पूछा गया था। तो चांसेस है कि 2026 में भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो सोशलाइजेशन क्या है, इसमें आपको इसका रोल डिस्कस करना है। डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रो लेवल एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन विद एग्जाम्पल। तो सोशलाइजेशन गाइस एक प्रोसेस होती है, बहुत सिंपल है। देखो क्या है प्रोसेस, इसको जानेंगे। Socialization is the process through which an individual learns the value, norm, custom, belief, attitude, society का behavior, ये सब जो है individual learn करता है। It begins from the birth and continues throughout the life। ये socialization हमारे birth से शुरू होता है और ये जीवन भर चलता रहता है। Socializations के द्वारा a person learn how to interact with the other, सोशल रूल्स को कैसे फॉलो करना है और रिस्पॉन्सिबल मेंबर सोसाइटी का कैसे बनना है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, उसका कैरेक्टर और उसके सोशल बिहेवियर को शेप प्रोवाइड करने के लिए। सोशलाइजेशन असेंशियल है क्योंकि वो इंडिविजुअल्स की हेल्प करता है सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए भी, मतलब कि वो अपने रोल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पाती हैं और लोगों को एनेबल करता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप। अरे देखो, सिंपल सी चीज ये है कि जब हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। हम समाज में रहना सीखते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज डेवलप होती हैं। तो ओवरऑल सोशलाइजेशन हमारे लिए हेल्पफुल है और एसेंशियल है, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। अब सोशलाइजेशन अलग अलग लेवल्स पे होता है। सबसे पहले हम माइक्रो लेवल पे जानेंगे, जहाँ पे हमारा इंटरेक्शन हमारी फैमिली के साथ, हमारे पीयर ग्रुप हो गए, स्कूल, इधर नेबरहुड, ये छोटा छोटा माइक्रो लेवल है। फिर माइक्रो लेवल में जो अलग अलग आपकी एजेंसीज आ जाती हैं, जिसमें सॉरी मतलब कि वो कैसे हेल्प करती हैं आपको, वो जानेंगे। फिर हम इसका कंक्लूजन दे देंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो क्वेश्चन ने क्योंकि आपके माइक्रो लेवल के बारे में पूछा है, इसी वजह से हमने पूरा इन डिटेल माइक्रो लेवल को डिस्क्राइब करना है। तो माइक्रो लेवल एजेंसीज आर द स्मॉल एंड इमीडिएट सोशल ग्रुप, जो इमीडिएटली हमारे आसपास होते हैं और इनका हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली जब हम चाइल्ड होते हैं और एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस। तो यहाँ पे आपकी फैमिली होती है। फैमिली आपका पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी है सोशलाइजेशन का। आप अपनी फैमिली में लैंग्वेज सीखते हो, मैनर्स सीखते हो। जो बच्चा है वो दूसरों की रिस्पेक्ट करना, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, ये सारी चीजें अपनी फैमिली में सीखता है। फिर उसका पीयर ग्रुप होता है। पीयर ग्रुप में उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसकी सेम एज के लोग होते हैं। जो पीयर्स हैं उसका उसके बिहेवियर पे, उसके एटीट्यूड पे इम्पैक्ट पड़ता है। अपने फ्रेंड्स के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो कॉपरेशन, लीडरशिप, सोशल स्किल्स, ये सब भी सीखते हैं। जैसे कि मान लो हम किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या हम कोई गेम खेल रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, हम कॉपरेशन को सीखते हैं, शेयरिंग सीखते हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सीखते हैं। फिर हमारा स्कूल हो गया। स्कूल भी एक फॉर्मल एजेंसी है सोशलाइजेशन का। जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एजुकेशन के साथ साथ हम डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी स्किल्स भी हम सीख जाते हैं। पार्टिसिपेशन करना क्लासरूम एक्टिविटीज में, मॉरल असेंबलीज में, मॉर्निंग में जाना, तो ये सब डिसिप्लिन और टीम वर्क हमें सिखाता है। फिर एक और एजेंसी हमारा नेबरहुड हो गया। जैसे लोकल फेस्टिवल्स में हम जाते हैं, कम्युनिटी इवेंट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, हम कॉपरेशन सीख रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहे हैं और फैमिली के अलावा बाहर के लोगों के साथ हमें किस तरीके से इंटरेक्ट करना है वो हम वहाँ पर सीख जाते हैं। फिर हमारे कुछ प्ले ग्रुप्स बनते हैं। जैसे मान लो हम कहीं फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, बच्चा हमारा जा रहा है और वो डिसिप्लिन वहाँ पे सीखेगा, वो पेशेंस सीखेगा वहाँ पे, और फेयर प्ले कैसे होता है उसका इंपॉर्टेंस सीखेगा। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मंदिर जाते हो या चर्च जाते हो, कहीं भी जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप वहाँ पे वैल्यूज को सीखते हो। वहाँ पे आप कहीं भी जाओगे किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, वहाँ पे आपको काइंडनेस, ऑनेस्टी, कंपैशन, ये सब सिखाया जाएगा। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर हमारा मीडिया का हो गया। मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल है, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट। ठीक है, वहां से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो समझ रहे हो कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम अपने आसपास की चीजों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर हमें बनना है। तो सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें समाज में एडजस्ट करने में भी हेल्प करता है। माइक्रो लेवल इसकी कई सारी एजेंसीज में हमारा फैमिली आ जाता है, पीयर ग्रुप्स आ जाते हैं, स्कूल, नेबरहुड, प्ले ग्रुप, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये सब आते हैं। देन आपका मीडिया आ जाता है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि इस इधर से ही हम सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को सीखते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। तो अगर हम इनका रोल सोसाइटी में समझ जाते हैं तो हम सक्सेसफुली सोशल लाइफ में को अडेप्ट कर पाएंगे। ओके, सो इन द फाइनल कंक्लूजन हम समझ चुके हैं कि सोशलाइजेशन गाइस क्या होती है। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न द कल्चर, वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। माइक्रो लेवल एजेंसीज, फैमिली, पीयर ग्रुप वगैरह, ये सब का एक इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये लोगों की हेल्प करते हैं सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, मॉरल वैल्यूज को डेवलप करने के लिए और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लाइफ स्किल्स के बारे में बताना है और लाइफ सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। ओके,
सो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इस चीज पे ध्यान दो। डिस्क्राइब द लाइफ स्किल्स फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट फॉर स्कूल गोइंग एडोलेसेंट। तो यहाँ पे भी हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके टीनेजर जो है, टीनेज से ही रिलेटेड है। तो इसमें आपको बताना है कि 2 लाइफ स्किल सिर्फ, एक तो खुद को समझना और मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो एज वी ऑल नो कि जो एडोलेसेंट हमारा टाइम पीरियड है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पे रैपिड हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अब जो भी स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उन्हें काफ़ी सारा प्रेशर भी फेस करना पड़ता है, एग्जामिनेशन का, फैमिली एक्सपेक्टेशंस का। तो इन सारे चैलेंजेस से सक्सेसफुली डील करने के लिए उन्हें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ मैनेजमेंट आना इम्पॉर्टेंट है। सो दीज स्किल्स हेल्प देम अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर, कंट्रोल देयर इमोशंस, मैनेज देयर बिहेवियर एंड मेक पॉजिटिव डिसीजन इन लाइफ। कि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव डिसीजंस को ले सकें, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले क्या होती है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग वंस ओन स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इन सब चीज़ों को समझना, ताकि जो बच्चा है वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर सके और लाइफ में बेटर चॉइसेस ले सके। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर आपका सेल्फ अवेयरनेस आता है, मतलब खुद के बारे में जागरूक बनना, अपनी फीलिंग्स को समझना कि अगर आज हम कुछ फील कर रहे हैं तो उसके पीछे के क्या रीजंस हैं। सो अ स्टूडेंट हु नोज दैट ही और शी इज अ गुड एट साइंस बट वीक इन मैथ कैन फोकस ऑन इम्प्रूविंग द मैथमेटिकल स्किल्स। मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब कि आपको खुद पे जो बच्चे हैं उन्हें खुद पे विश्वास रखना चाहिए, पॉजिटिव सेल्फ इमेज के लिए काम करना चाहिए। सो अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज मीन्स हैविंग अ हेल्दी एंड पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में एक पॉजिटिव ओपिनियन बना के रखना। सो इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स लो मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, इंस्टेड ऑफ फीलिंग लाइक अ फेलियर दे व्यू इट एज अ अपॉर्चुनिटी। मतलब अपनी सेल्फ इमेज को हमेशा ही आपको पॉजिटिव रखना है। आपके लाइफ में कितने भी फेलियर्स आते हैं तो वहां पे बच्चे को क्या करना है, अपने हार्डवर्क, मतलब उसको इम्प्रूव करना है। कैसे, हार्डवर्क के द्वारा। सो देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, सबसे पहले हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या आता है। उसमें सबसे पहले आपका सेल्फ अवेयरनेस आता है, फिर बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, और फिर उसकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज आती है। और आता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करे कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। सो अ स्टूडेंट हु रियलाइजेस दैट टाइम मैनेजमेंट इज अ वीकनेस में क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो जब बच्चे को उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होंगी तो वो ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाते हैं। फिर होता है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है कि बच्चे जो हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, अपने बिहेवियर को, और जो भी एक्टिविटीज हैं उसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे ये एडोलेसेंट में हेल्प करता है उनको डिसिप्लिन बनाने में, उनको रिस्पॉन्सिबल और ऑर्गेनाइज्ड बनाने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए, जैसे कि एंगर, एंजाइटी, ये सारी चीजें जो है। इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, बच्चे को डिसएग्रीमेंट आप दिखा सकते हो, कामली बच्चे को डिस्कस करना है। तो अगर उन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, कामली रिएक्ट करना आता है, तो ये बढ़िया बात है। तो इमोशंस को मैनेज करना, फिर स्ट्रेस को मैनेज करना, जो भी एकेडमिक प्रेशर है, एग्जामिनेशन का प्रेशर है, वो सारी चीजें। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल हेल्प एडोलेसेंट स्टे मेंटली हेल्दी। ठीक है, किस चीज में उनकी हेल्प करता है, कि वो जो है मेंटली हेल्दी बन पाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, जो भी प्रेशर है वो उन्हें मैनेज करना आना चाहिए। और फिर टाइम मैनेजमेंट आएगा इसके अंदर ही। टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम को इफेक्टिवली यूज करना, डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स, हॉबी, स्टडी, सबको मैनेज करना। गोल सेटिंग आता है इसमें, कि जो बच्चे हैं अपने गोल्स को सेट करें कि उनका लाइफ में क्या पर्पस है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आनी चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन भी आना चाहिए। तो देखो ये सारे 4-5 पॉइंट्स अभी किसके अंदर चल रहे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट में। सेल्फ मैनेजमेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, इमोशंस को मैनेज करना, फिर स्ट्रेस को मैनेज करना, फिर टाइम को मैनेज करना, फिर उसके बाद आपको जो बच्चा है वो अपने गोल्स को सेट करेगा। सेटिंग गोल्स गिव डायरेक्शन एंड पर्पस इन लाइफ। देन उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि गुड डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स होती हैं बच्चों को राइट एंड रॉन्ग को चूज करने में हेल्प करती हैं, हार्मफुल सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर डेवलप होता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस एक्शन एंड फॉलो रूल्स। इट इज एसेंशियल फॉर अचीविंग सक्सेस इन स्टडीज एंड इन लाइफ।
तो हार्ड वर्क करना है, और बच्चा अगर स्कूल जा रहा है टाइम से और स्कूल के रूल्स फॉलो कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाती हैं। फिर आपका अडेप्टेबिलिटी हो गया, यानी कि एबिलिटी नई सिचुएशंस में एडजस्ट करना, चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट करना। यहाँ पे जो एडोलेसेंट है वो चैलेंजेस के साथ कोप करते हैं, जो भी अनसर्टेनिटीज होती हैं उनसे निकल कर बाहर आते हैं। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्टीम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने में, इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प होती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, डिसीजन मेकिंग में बच्चे रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, ठीक है, हेल्दी रिलेशनशिप उनका दूसरों के साथ डेवलप होता है, लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं उनमें, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो ओवरऑल बेटर ह्यूमन बींग्स वो बन पाते हैं। तो ये दोनों स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड इन द कंक्लूजन आप बताएंगे कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ मैनेजमेंट एसेंशियल लाइफ स्किल्स होती हैं, और ये सारी जो स्किल्स होती हैं जैसे कि गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, वो उनकी हेल्प करती हैं कि जो भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं वो उन चैलेंजेस से इजीली इफेक्टिवली डील कर पाएं, ठीक है। और ये सिर्फ उनके एकेडमिक सक्सेस में कंट्रीब्यूट नहीं करता, बल्कि यंग लोगों को रिस्पॉन्सिबल, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल बनाने में भी हेल्प करता है। तो इम्पॉर्टेंट है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, ताकि जो एडोलेसेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो हो सके। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जो है पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे। फिर आपके जो नेक्स्ट एग्जाम्स हैं उनकी वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको अपने बाकी के एग्जाम्स के वीडियो भी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है।